हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। भूगोल की कक्षा में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आप जानते हैं हम कक्षा 11 भूगोल के सीरीज में पढ़ रहे हैं भारत का भौतिक पर्यावरण, जो कि दूसरा उपविषय है। और हमने इसका एक चैप्टर पहली वीडियो में कवर कर लिया है। चैप्टर नंबर 2 की हमने कुछ टॉपिक की लास्ट वीडियो आपको अपलोड की थी। आज की वीडियो में हम अगले टॉपिक कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आपको पहले बता दिया गया था, हम भारत के पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, हम भारत के जो भू आकृतिक प्रदेश हैं उनके बारे में हमने बात की थी थोड़ी सी। तो हमने उनका एक पूरा वर्गीकरण उसमें कर दिया था, लेकिन अब उनका हम पूरा डिफाइन कर रहे हैं, पूरा उसमें पूरा विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। तो हमने जो बात की थी सबसे पहले उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र और उत्तरीय पर्वतमाला की हमने बात की थी। उसमें हमने पहला पढ़ा था कश्मीर हिमालय की बात। आज हम पढ़ेंगे हिमाचल तथा उत्तराखंड हिमालय, जो कि हमारा उत्तर का ही पर्वतीय क्षेत्र है, उसका ही एक हमारा उपखंड है, उसका ही एक भाग है। अब हम बात करते हैं कि हिमाचल तथा उत्तराखंड हिमालय है क्या, कौन सा वाला है इस भाग में। तो सबसे पहले आपको ये हाईलाइट्स एक बार कर लेना होगा कि जो हमारा ऊंचा आकृति है, यहाँ तक हम बात करते हैं म्यांमार तक, और हमारे यहाँ से पूरा का पूरा जो हमारा उत्तर प्रदेश को छोड़ करके हम बात करते हैं यहाँ उत्तराखंड तक सीमित होकर यहाँ पर नेपाल गुजरता हुए ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश वाला भाग है। इसको छोड़ करके इससे ऊपर का जो भाग हमारा, इससे उत्तर का जो भाग हमारा है, वो हमारा पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, पूरी हिमालयन रेंज है, यानी पूरा हिमालय का ही क्षेत्र है। तो हमने उसके एक भाग की हमने बात की जो हमारे भारत के अधीन है। अब हम एक बात को आपको ध्यान रखना होगा, हम जो यहाँ अध्ययन करेंगे केवल भारत वाले क्षेत्र का अध्ययन करेंगे, जो केवल भारत के अधीन, भारत के क्षेत्र में आता है। तो हमने पहले बात कर ली थी कश्मीर हिमालय की। आज हम बात कर रहे हैं हिमाचल तथा उत्तराखंड हिमालय की। तो अब उसका विस्तार से आप ध्यान देंगे कहाँ पर हमारा ये स्थित है। तो हमारा जो हिमाचल तथा उत्तराखंड हिमालय है, हमारा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है, सिंपल सी बात ध्यान रखेंगे, वही हमारा हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय है। अब इसका विस्तार जो फैला है प्राकृतिक दृष्टि से हम ध्यान रखेंगे तो जो हमारी रावी नदी है, हमारी रावी नदी और हमारी जो काली नदी है, जो हम बात करते हैं घाघरा की सहायक नदी है काली, उसकी हम बात करते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो हमारा क्षेत्र है हमारा, ये हिमाचल तथा उत्तराखंड हिमालय का भाग है। ठीक है। तो ये जो हमारा क्षेत्र है, हमारा जो उत्तर के हमारे जो अपवाह तंत्र हैं, जैसे हम बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र है, उन दोनों के जो हमारा सिंधु नदी तंत्र है और गंगा नदी तंत्र है, वो इस क्षेत्र में भी अपवाहित होता है। यानी इस क्षेत्र से हमारा सिंधु नदी तंत्र भी बहता है, इसी क्षेत्र से होता हुआ हमारा गंगा नदी तंत्र भी बहता है। जो हमारा गंगा नदी तंत्र है अपवाहित तंत्र होता है। ठीक है। इसकी कुछ विशेषताएं हम बात करते चलेंगे। देखिए इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की विभिन्न नदियाँ बहती हैं, जिनके बारे में बात करते हैं। जैसे विभिन्न नदियाँ हैं, रावी है, ब्यास, सतलुज है, जो सिंधु की सहायक नदी है, यमुना और घाघरा है, ये इसी क्षेत्र में हमारी बहती हैं। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं, देखिए जो हिमाचल का हिमालय क्षेत्र हमारा लद्दाख का एक मरुस्थल भी कहलाता है। यहाँ पर हमारा एक मरुस्थलीय क्षेत्र भी है, जो ठंडा मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारा लद्दाख के ठंडे मरुस्थल का विस्तार भी यहीं पर है। ठीक है। यहीं पर विभिन्न प्रकार की जो पर्वतीय नगर हैं, जैसे अल्मोड़ा की हम बात करते हैं, धर्मशाला की हम बात करते हैं, कासौली की हम बात करते हैं, अल्मोड़ा या लैंसडाउन या रानीखेत की जो हम बात करते हैं, ये सारे प्रमुख तीर्थ स्थल भी हैं, प्रमुख हमारे पर्यटक स्थल हैं, वो इसी क्षेत्र में है। जो रानीखेत की हम बात करते हैं, जो रानीखेत हम बात करते हैं विश्व प्रसिद्ध है, वो भी इसी क्षेत्र में हमारा स्थित है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जो दो महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ हैं, जैसे हम बात करते हैं शिवालिक की हम बात करते हैं, और हम बात करते हैं दून, यानी विभिन्न प्रकार के जो दून हैं वो भी हमारी दो स्थलाकृतियाँ हैं इसी क्षेत्र में। यानी इसी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के दून हैं, जैसे हम बात भी करते हैं देहरादून की हम बात करते हैं, या चंडीकाल का दून, या नालागढ़ दून, हरिकेत दून और कोटा दून, सारे के सारे क्षेत्र इसी में शामिल हैं। जितने भी दून की हमने बात की है वो इसी में सम्मिलित है, इसी में उनका विस्तार यहाँ पर है। इसी प्रकार इनमें जो दूनों में हमने बात की है, तो इन सारे के सारे दूनों में सबसे जो बड़ी घाटी है वो देहरादून की है। यानी देहरादून सबसे बड़ी घाटी के रूप में यहाँ पर स्थित है, जिसकी जो लंबाई है लगभग 35 से 45 किलोमीटर। यानी इसकी जो लंबाई देहरादून की हम बात कर रहे हैं, इसकी जो लंबाई है 35 से 45 किलोमीटर है, और जो चौड़ाई है वो 22 से 25 किलोमीटर के बीच में है। यानी देहरादून सबसे बड़ी घाटी यहाँ की है। इसी क्षेत्र में, इसी हिमालय के क्षेत्र में जो भोटिया प्रजाति है,
जो आप जानते हैं एक जनजाति के रूप में होती है, जो अपना खाना बदोश जीवन व्यतीत करते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के रहते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यानी भोटिया जनजाति भी इसी क्षेत्र में निवास करती है। अगर हम बात करते हैं, कभी कभी प्रश्न आता है कि भोटिया जनजाति का निवास क्षेत्र क्या है, तो हिमाचल और उत्तराखंड उसका सिंपल से राज्य हो जाते हैं। ठीक है, आप जानते हैं जो हमारी भोटिया जनजाति है वो एक प्रकार से खाना बदोश जीवन व्यतीत करती है। तो जब इन क्षेत्रों में यानी ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर क्या होती है, घास के मैदान को उगाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, बुगआल कहते हैं। यानी बुगियाल एक क्षेत्र है घास का, यानी ऊंचाई ग्रीष्म ऋतु में ऊंचाई पर जो घास के मैदान बने होते हैं वो आती है घासें, उसको हम क्या कहते हैं, बुगियाल कहते हैं। तो बुगियाल में अपने पशुओं के साथ यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करने चले जाते हैं, क्योंकि पशु उस बुगियाल यानी घास के क्षेत्र में घास चर करके अपना जीवन, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और साथ साथ वो भी लोग भी अपना जीवन यहाँ पर व्यतीत करते हैं। और जैसे सर्दी शुरू होती है और यहाँ पर हल्का क्या बर्फबारी शुरू होती है, तो ये भोटिया जनजाति के लोग जो हैं अपने पशुओं के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ नीचे वापस यानी पुनः वापस लौट आते हैं। और इसमें बात करते हैं, जब विश्व की प्रसिद्ध फूलों की घाटी है, फूलों की घाटी भी हमारी इसी क्षेत्र में है। ठीक है, इसी पर्वतीय क्षेत्र में। और विभिन्न प्रकार के तीर्थ स्थल, जैसे हम बात करते हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब भी इसी क्षेत्र में, इसी इलाके में वो स्थित हैं, जो विश्व प्रसिद्ध हमारे तीर्थ स्थल हैं। ठीक है, और हम बात करते हैं जो 5 नदियों का जो तीर्थ स्थल है रुद्रप्रयाग, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, रुद्रप्रयाग 5 नदियों का तीर्थ स्थल है। वो तीर्थ स्थल भी जो हमारा संगम है वो भी इसी स्थान पर है। ठीक है, तो ये हमारा था हिमाचल तथा उत्तराखंड हिमालय के बारे में। अब हम बात करते हैं, अगला जो पॉइंट हमारा आता है दार्जिलिंग व सिक्किम हिमालय। तो आप देखिए, जैसे आप ध्यान देंगे, सिक्किम की हम बात कर रहे हैं तो सिक्किम वाला क्षेत्र हमारा ये होता है। तो यहाँ तक हम इस क्षेत्र की हम बात करेंगे तो दार्जिलिंग और सिक्किम का क्षेत्र, दार्जिलिंग और सिक्किम का क्षेत्र वाला हिमालय हमारा ये होता है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय की। तो देखिए, जो दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय हमारा, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारा दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये तो इसकी जो स्थिति है वो कहाँ पर है, इसकी स्थिति हमारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके पूर्व में क्या हमारा भूटान हिमालय है, पश्चिम में क्या हमारा है, नेपाल हिमालय है। यानी हिमालय का रेंज है ये, यानी पश्चिम में हमारा क्या है, नेपाल हिमालय, और पूर्व में हमारा ये भूटान हिमालय के बीच में जो हमारा एक स्थान स्थित है, एक हमारा क्षेत्र स्थित है हिमालय का, उसे हम क्या कहते हैं, सिक्किम या दार्जिलिंग हिमालय के नाम से जाना जाता है। एक बात ध्यान रखेंगे, यह एक बहुत ही छोटा हिमालय का क्षेत्र है, छोटा बिंदु है। मैंने बात की सिक्किम बहुत छोटा दिख रहा है यहाँ पे, तो सिक्किम ये बहुत छोटा है, लेकिन हिमालय का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग भी है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे यहाँ तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है। इसकी कुछ विशेषता है, यहाँ पर तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है। कंचनजंगा जैसी जो ऊंची चोटी है, कंचनजंगा जैसी हमारी बहुत ऊंची चोटी है, वो भी हमारी इसी क्षेत्र में, यानी कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटी और गहरी घाटियाँ इसी स्थान पर पाई जाती है। ठीक है, इसके पर्वत शिखरों में क्या है, पर्वत शिखर काफ़ी ऊंचे हैं, और इनके पर्वत शिखरों पर एक जनजाति निवास करती है जो अपना जीवन यापन करती है, जिसे कहते हैं हम लेप्चा। यानी लेप्चा जनजाति इसी क्षेत्र के जो पर्वतीय शिखर हैं वहाँ पर वो निवास करती है, अपना जीवन व्यतीत करती है। देखिए, जो हमने लेप्चा की बात की थी, तो इसमें विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ और सम्मिलित होती हैं, जैसे नेपाली, बंगाली और मध्य भारत की जनजातियाँ इसी में शामिल होती हैं, जो हमने लेप्चा की बात की थी। यानी मिश्रित जनसंख्या वाला क्षेत्र हमारा, मिश्रित जनजातियों वाला क्षेत्र हमारा दार्जिलिंग है। ठीक है, यहाँ की प्राकृतिक दशाएं बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल एक तरह से अलग हैं। देखिए, जैसे मध्यम ढाल है और जीवाश्म युक्त मिट्टी है। यहाँ संपूर्ण वर्ष भर वर्षा लगभग यहाँ पर होती है इस क्षेत्र में, तो यहाँ बिल्कुल अलग ही विशेषता अपनी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही सुंदर और रमणीय एक सौहार्द का दृश्य यहाँ पर बन जाता है। कहा जाता है कि यहाँ की जो शीत जलवायु है, शरद स्थान है, वहाँ की जलवायु और शरद स्थानों का फ़ायदा उठाने के बाद अंग्रेज़ों ने ये कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने यहाँ पर चाय के बागान लगाए थे। तो मोस्टली चाय के जो बागान है इन क्षेत्रों में उगाने की प्रक्रिया प्राचीन ज़माने से चली आ रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अरुणाचल हिमालय की।
अब हम बात करते हैं अरुणाचल हिमालय। अरुणाचल हिमालय नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट लगभग 4 पॉइंट होना चाहिए। 4 पॉइंट हमारा अरुणाचल हिमालय। तो देखिए अब सिंपल सी बात है, जो अरुणाचल वाला हमारा क्षेत्र है, एक तरह से हम डिवाइड करते हैं ऐसे, हमारा अरुणाचल इतना है केवल ये, ठीक। थोड़ा सा मैपिंग एकदम एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हमारा सबसे ऊपर का जो क्षेत्र आता है, अगर मैप देखते हैं, सबसे उत्तरी पूर्व का क्षेत्र जो आता है हमारा, वो अरुणाचल वाला ही होता है। तो अरुणाचल के क्षेत्र में जो हमारा ये पर्वत हिमालय पर्वत का क्षेत्र आता है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि अरुणाचल के क्षेत्र में है, इसलिए उसको क्या कह रहे हैं, हम अरुणाचल हिमालय कह रहे हैं। अब इसका जो विस्तार आप देखिए, ये हमने भूटान की बात की थी, हमने भूटान की बात की थी, है ना, भूटान की बात की थी। तो यहाँ से बाद में इसका विस्तार देखिए यानी भूटान से पूर्व में जो हमारा अरुणाचल हिमालय का विस्तार है, ठीक है। और डिफू जो दर्रा है, यानी इस भूटान के बाद हमारा अरुणाचल है, अरुणाचल हमारा है डिफू दर्रा। तो डिफू दर्रा तक हमारा क्या है, यानी भूटान और डिफू दर्रा के बीच में, भूटान और डिफू दर्रा के बीच में हमारा क्या है, अरुणाचल हिमालय का पूरा विस्तार पाया जाता है। इस पर्वत श्रेणी की सामान्य दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व है, यानी अगर इसकी दिशा की हम बात करें तो दक्षिण पूर्व से, इस तरह से आप देख सकते हैं, यानी कि इसकी दिशा किस प्रकार से है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की हम बात कर सकते हैं, ठीक है। इसमें विभिन्न प्रकार की गार्ज हैं, यही क्षेत्र, इसी क्षेत्र से होकर के जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में प्रवेश करती है। इसी भाग से होकर के जो ब्रह्मपुत्र नदी है, गहरी गार्ज बनाती हुई, गहरी घाटी बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है। कामेंग, सुबनसरी, दिहांग और दिवांग और लोहित यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। यहाँ कौन कौन सी नदियाँ हैं, मैंने बात की थी जैसे अभी, कामेंग है, सुबनसरी है, दिहांग है और दिवांग है, लोहित। तो लोहित नदी हमारी इस प्रकार से है, यहाँ पर लोहित हमारी है, यहाँ पर हमारी दिवांग नदी है, हमारे यहाँ पर दिहांग नदी है। इस प्रकार से हाईलाइट कर लीजिए आप। तो विभिन्न प्रकार की जो नदियाँ हैं वो इसी क्षेत्र में हैं, जैसे हमने बात की थी सोनाजपरी, कामेंग, दिहांग और दिवांग, ठीक है। ये जो नदियाँ हैं बारहमासी नदियाँ हैं और बहुत से जलप्रपात बनाती हैं। यानी जो नदियाँ हमने बात की थी, दिहांग, दिवांग, लोहित, ये क्या है, बारहमासी, यानी हमेशा चलने वाली नदियाँ हैं, इनमें हमेशा जल प्रवाहित होता रहता है। और छोटे छोटे क्या आती हैं, जलप्रपात बनाती हैं, क्योंकि जब पर्वतीय क्षेत्र से होते हुए, विभिन्न पर्वतीय क्षेत्रों से होते हुए नीचे उतरती हैं, तो नीचे गिरते हुए एक झरने का निर्माण करती हैं, जिसे हम जलप्रपात करते हैं। एक बात ध्यान रखें, जलप्रपात का दूसरे शब्दों में झरना भी कहते हैं, आपको एक माइंड रखना होगा, ठीक है। यहाँ ये जो नदियाँ हैं, जो हमारी नदियाँ बारहमासी बहती हैं, बारहमासी प्रकृति होने के माध्यम से क्या है, ये एक प्रकार से जल विद्युत उत्पादन के लिए एक उपयुक्त दशा उत्पन्न करती है, क्योंकि यहाँ आसानी से जल उत्पन्न किया जा सकता है, क्योंकि एक तो ऊंचा स्थान है और जल को स्टोर करके टरबाइन में आसानी से गिराया जा सकता है, और बारहमासी यानी कि पूरे साल भर यहाँ पानी मिलता रहेगा। तो जो जल विद्युत उत्पादन की प्रक्रिया है, लगभग पूरे साल भर यहाँ आसानी से चलाई जा सकती है। इस अरुणाचल प्रदेश जो अरुणाचल हिमालय है, उसकी एक विशेषता और है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की बहुत सी जनजातियाँ निवास करती हैं। जैसे यहाँ पर नागा है, मिश्मी है, निशी है, आबोर है और मोनपा। यानी मोनपा, आबोर, मिश्मी, निशी और नागा, ये बहुत सी जनजातियाँ हैं, विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ हैं, ये इसी क्षेत्र में निवास करती हैं। इनमें सबसे जो प्रमुख नदी, सबसे प्रमुख जनजाति है वो है नागा या मिश्मी। मिश्मी की हम बात कर सकते हैं, यहाँ की प्रमुख जनजाति के रूप में है, ठीक है। तो ये जनजातियाँ जो हैं इस क्षेत्र में क्या करती हैं, कृषि करती हैं। और कृषि का कौन सा रूप यहाँ करती हैं जनजातियाँ, यहाँ पर स्थानांतरी या श्लेष एंड वर्ण कृषि का रूप यहाँ पर ये अपनाती हैं। आप समझ में आ गया होगा, यानी यहाँ पर स्थानांतरित कृषि ये जनजातियाँ करती हैं, क्योंकि ये भी खाना तो जीवन व्यतीत करने वाली जनजातियाँ हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये भी जनजातियाँ जाती रहती हैं। इस प्रकार की जो कृषि की जाती है उसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, श्लेष एंड वर्ण कृषि भी कहते हैं, क्योंकि आपको उसके बारे में मैं पहले भी समझा चुका हूँ, ठीक है। ये क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में क्या है, जैव विविधता बहुत अधिक है, यानी जैव विविधता का धनी क्षेत्र है ये। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल हिमालय की हम बात करते हैं। और इस जैव विविधता होने के कारण ही यहाँ के समाज के लोगों ने, विभिन्न समुदायों ने इस जैव विविधता को अभी भी बनाए रखा है। यानी कि ये लोग उसकी देख रेख करते हैं, जैव विविधता को बनाए रखते हैं यहाँ के समुदाय। इन समुदायों को हम देशज समुदाय कहते हैं। देश के कुछ समुदाय हैं जो यहाँ की जैव विविधता को बनाए रखे हुए हैं, ठीक है।
और एक बात तो ध्यान रखनी है यहाँ पर, यहाँ की जो एक आकृति है, यहाँ की जो उच्चाबच्ची आकृति बनावट है, ये एक ऊबड़ खाबड़ आकृति है। ऊबड़ खाबड़ होने के माध्यम से यहाँ पर जो परिवहन के जो जैसे परिवहन के जो साधन है, जैसे रेल की हम बात करते हैं या हम सड़क की बात करते हैं, यहाँ पर उनका जो प्रसार है, उनका जो विस्तार है बहुत ही नाम मात्र, यानी बहुत ही कम रूप में यहाँ पर परिवहन के सड़क या रेल मार्ग देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा था अरुणाचल हिमालय, ये अरुणाचल हिमालय हमारा था। अब हम बात करते हैं, लास्ट इसका टॉपिक होना चाहिए पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत नंबर 5 में आएगा हमारा पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। अब हमने देखो अरुणाचल प्रदेश की अंदर की हमने बात कर ली थी, ठीक है। तो अब इससे नीचे और इधर का जो हमारा भाग बनता है, हमारा क्या बनता है, हमारा पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत वाला भाग ही बनता है, जिसमें हम त्रिपुरा म्यांमार तक के क्षेत्र को शामिल करेंगे। त्रिपुरा की हम बात करते हैं, मिजोरम की हम बात करते हैं, ये वाले क्षेत्र जो हमारे आते हैं एक तरह से ये पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वतीय क्षेत्र में सम्मिलित किया गया। यानी हिमालय को इतने जो हिमालय वाली रेंज थी उसको डिवाइड करके हमने अलग अलग यहाँ पर पढ़ने का प्रयास किया है। तो देखिए ये जो पहाड़ियाँ हमारी हैं इनका विस्तार इस प्रकार से है। हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिण है, यानी उत्तर से दक्षिण, यानी हमारी उत्तर इस प्रकार से फैली दिशा है हमारी, तो उत्तर से हमारी दक्षिण है। तो आइए थोड़ा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हमारा डायरेक्शन बोर्ड हमारे सामने होना चाहिए। इसको उत्तर, इसको दक्षिण कहते हैं, पूरब कहते हैं, इसको पश्चिम कहते हैं। तो इन जो हमारी पहाड़ी हैं, यानी हम बात करते हैं पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत भाग को, जो हमने कहा इस भाग को हमने पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत कहा है, लेकिन जो इनकी स्थिति है वो उत्तर से दक्षिण है, यानी उत्तर से दक्षिण हमारी इनकी स्थिति है। एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। ये पहाड़ियाँ विभिन्न नामों से जानी जाती हैं, ये पहाड़ियाँ जो हैं इनको हम विभिन्न नामों से जानते हैं, इनके विभिन्न नाम हैं। जैसे हम बात करते हैं, देखिए उत्तर में ये पटगाई बूम के नाम से जानी जाती हैं, उत्तर में पटगाई बूम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, और दक्षिण में मिजो और लुसाई पहाड़ियों के नाम से जानी जाती हैं। यानी जो हमारी उत्तर वाली पहाड़ियाँ हैं वो नागा पहाड़ियाँ और पटगाई पहाड़ियाँ कहते हैं, और दक्षिण की जो पहाड़ियाँ हमारी हैं उनको क्या कहते हैं हम, मिजो या लुसाई पहाड़ियाँ, मिजो या लुसाई पहाड़ियों के नाम से इनको हम जानते हैं। ठीक है, ये एक नीची पहाड़ियों का क्षेत्र है, यानी इन क्षेत्रों के मुकाबले क्या ये क्षेत्र है हमारे नीची पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं लेकिन इनका क्षेत्र जो है वो नीचा है, और यहाँ विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ यहाँ भी निवास करती हैं। यानी अन्य क्षेत्रों की तरह भी यहाँ पर भी विभिन्न प्रकार की जनजाति निवास करती हैं। जनजाति के बारे में आपको बता दिया गया है। इन क्षेत्रों में, इन जंगली क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियाँ होती हैं, अपना खाना बदोश जीवन व्यतीत करती हैं, उनकी अपनी अलग विशेषता होती है। वो जो हमारा एक बाहरी समुदाय है, जैसे हमारे समुदाय, हमारा जो समाज है, उससे एक तरह से वो बिल्कुल भी अभिन्न होती हैं, बिल्कुल ही अनजान होती हैं, उनका अपना एक समाज होता है, एक तरह से हम बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर भी जो जनजातियाँ हैं वो झूम यानी स्थानांतरित कृषि ही करती हैं। जितनी भी जनजातियाँ हैं वो झूम यानी स्थानांतरित कृषि करती हैं। आप सिंपल सी बात समझ लीजिए, क्योंकि जब जो जनजातियाँ हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगी, तो जहाँ जाएंगी जो खेती करेंगी, फिर कहीं और जाएंगी, फिर खेती करेंगी, तो इस प्रकार की प्रक्रिया ही हमारी स्थानांतरित कृषि कहलाती है। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, जब यहाँ पर जनजातियाँ निवास करती हैं, क्योंकि जनजातियाँ खाना वो तो जीवन व्यतीत करती हैं, तो जो उनकी खेती की जाएगी वो भी स्थानांतरित रूप होती है। ठीक है, यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं छोटे बड़े नदी नालों द्वारा अलग होती हैं, यानी छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ हैं इनके बीच में से छोटे छोटे नदी नाले निकलते हैं, जो अलग अलग पहाड़ियों को अलग अलग डिवाइडेशन अलग अलग बांट देते हैं। बाराक मणिपुर और मिजोरम की एक मुख्य नदी है। जो बाराक है, यहाँ की जो नदी क्या है, बाराक मणिपुर और मिजोरम की एक मुख्य नदी मानी जाती है। अन्य नदियाँ भी हैं लेकिन बाराक मुख्य नदी है। मणिपुर की घाटी के मध्य एक मध्य झील है जिसको हम लोकताल झील कहते हैं। मणिपुर घाटी के मध्य एक प्रमुख झील है जिसको लोकताल झील कहा जाता है, और यह चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है। ठीक है, मिजोरम जिसे मालेसिस बेसिन भी कहा जाता है, एक असंगठित चट्टानों का बना हुआ है, यानी मृदुल यानी सॉफ्ट और असंगठित चट्टानों का बना हुआ क्षेत्र है जो मिजोरम की हम बात करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉलेसिस भी या मॉलेसिस बेसिन हम कह रहे हैं। मणिपुर में बाराक की 2 सहायक नदियां हैं जिसे हम मेघना नदी की एक सहायक नदी है, जो मेघना नदी की एक सहायक नदी है बाराक,
पूर्वी भाग में बहने वाली नदियाँ हैं। तो इस प्रकार से हम बात ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा हमने डिस्क्रिप्शन यहाँ पर पढ़ा हिमालय पर्वत को विभिन्न उपखंडों में बांट करके। ठीक है, तो जो हमारे हिमालय यानी उत्तर का जो पर्वतीय माला या उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र या उत्तर का जो हिमालय पर्वत है जो भारत के अधीन है, उसके जो अन्य उपखंड थे, अन्य उपभाग थे, वो यहाँ पर आज पूरे हुए हैं। तो इस टॉपिक के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। अगली वीडियो में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, संभवतः उत्तर का विशाल मैदान, जो अगली वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अपने नोट्स भी बनाते रहिएगा। जहाँ समझ नहीं आता है तो दोबारा से वीडियो को देखिएगा, यूज़ कीजिएगा। इस तरह से आप बार बार कर करके आसानी से समझ सकते हैं। और इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी कहा है कि जो हमारा एक ऐप है दीक्षा ऐप के माध्यम से सारे बुक्स हम ऑनलाइन ही पढ़ सकते हैं मोबाइल के माध्यम से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।